मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं शुभम मालविया स्वागत करता हूं आप सभी का न्यूज़ के एक्सक्लूसिव टॉक शो में जिसका नाम है मैं मथुरा हूं। दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं वृंदावन शोध संस्थान में। वृंदावन के सभी समस्याओं को लेकर जारी रखेंगे चर्चा। इस वक्त मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं रूपा रघुनाथ जी, श्वेता गोस्वामी जी और अवधेश अग्रवाल जी। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, रूपा रघुनाथ जी पिछले 25 वर्ष से छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा, रहना, खाना पीना आदि प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही ये फूड फॉर लाइफ संस्था के संस्थापक भी हैं। इन्हीं के साथ मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश अग्रवाल, जो फूड फॉर लाइफ सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। साथ ही मंच पर मौजूद हैं हमारे साथ श्वेता गोस्वामी जी, जो निर्मल इनिशिएटिव ट्रस्ट से जुड़ी हुई हैं, जो बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए भी कार्य कर रही हैं। इनके साथ चर्चा करेंगे हमारे साथी संवाददाता सौरभ शर्मा। धन्यवाद शुभम जी। श्वेता जी, आपसे शुरुआत करते हैं चर्चा की। सर्व शिक्षा अभियान की हम बात करते हैं और आप बच्चों के लिए काम कर रही हैं, तो किस तरीके की शुरुआत रही और वर्तमान स्थिति में क्या निकल के आ रहा है? सर्व शिक्षा अभियान जब एजुकेशन सिस्टम चालू होता है और जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, बच्चों को अवेयरनेस के तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से लोग कुपोषित मानसिकता के शिकार हो रहे हैं और किस तरीके से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके लिए आप प्रेरित कर रही हैं। और जो सर्व शिक्षा अभियान की जब बात करती है सरकार, तो तमाम बातें करती है और तमाम योजनाएं लाती हैं। तो वहाँ से हम शुरुआत करें कि किस तरीके से आपने शुरुआत की और क्या वर्तमान स्थिति अब निकल के आई। पिछले 4 वर्षों से आप बच्चों को जागरूक कर रही हैं। सर्व शिक्षा अभियान जो है सरकार का बहुत ही पॉजिटिव पहल है, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें और जोड़ने की ज़रूरत है। तो सिर्फ आ खा गा नहीं सिखाना है, लेकिन उससे आगे व्यवहारिक जो जीवन शैली है उसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि हमारे स्कूलों में बहुत ज़्यादा हिंसा होती है और वो हिंसा घरों से लेके स्कूल, हर तरफ बच्चे उसे इस तरह से आत्मसात कर लेते हैं। तो जब तक हम बड़े होते हैं तो हर जगह हम देख रहे हैं कि सब एक तरीके का गुस्सा और आक्रोश लेकर ही चलते हैं कि छोटी सी बात पर भी हिंसा हो जाती है। तो वो ज़रूरी है कि ये जो पढ़ाई के समय स्कूलों में जो हिंसा टीचर्स करते हैं, जो कि पनिशमेंट के रूप में भी होता है, तो उस पर पॉलिसीज़ तो बनी है, लेकिन वो पॉलिसीज़ अंग्रेज़ी में है, जो कि हम यूनाइटेड नेशन तक तो पहुंचा देते हैं, लेकिन स्कूलों तक अपने नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो वो चीज़ जब तक अगर होगी तो अच्छा होगा। तो सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम जो व्यवहारिक जीवन शैली है उस पर ज़्यादा काम हो। और हिंसा वो बहुत ही मूल है जो भी हम अभी तक एड्रेस ही नहीं करते हैं। अभी तक उस पे काम बात कर रही नहीं करते हैं, बच्चों को प्रेरित करती हैं। सिर्फ बच्चों को प्रेरित करने से ही काम चल रहा है या फिर परिवार के जो सदस्य हैं उनकी मेरा मुख्य काम है यौन शोषण के बचाव और रोकथाम पर काम करना। पर ये सोच लेना कि यौन शोषण एक अलग तरह की परेशानी है, बाकी परेशानियों से अलग है या बाकी अन्य हिंसा से अलग है, वो हम नहीं कह सकते हैं। तो सिर्फ बच्चों के साथ काम करने से नहीं होगा, क्योंकि अगर बच्चे इस बारे में बात भी करना चाहेंगे, अब जिन पर वो भरोसा करते हैं, ऐसे बड़ों के साथ में बात भी करना चाहे, तो अगर बड़े तैयार ही नहीं हैं कि बच्चों को रिस्पॉन्ड कैसे करना है,
अगर बच्चा आपके पास आ रहा है या बता रहा है कि आप बीती बताने पर, ये ज़रूरी है हमारे लिए भी, हम बड़ों के लिए, कि हम समझें कि हमें उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कैसे करना है। गैप बना हुआ है। हाँ, ये गैप ख़त्म करना है। और अगर मूल रूप से जो बदलाव लाना है तो ज़रूरी है कि हम पूरे समाज के साथ काम करें, ना कि समाज के एक वर्ग बच्चों के साथ में, क्योंकि हम सभी जुड़े हैं। आप भी बदलाव की ओर काम कर रहे हैं, छात्रों को एजुकेशन दे रहे हैं। शुरुआत आपकी हुई, अभी आप बता रहे थे 1600 बच्चे आपके विद्यालय में हैं, तो सिर्फ छात्राएं हैं या फिर छात्र भी हैं? नहीं, सिर्फ छात्राएं हैं। कैसी व्यवस्थाएं रहती हैं? छात्राओं को चयन किस आधार पे आप लोग करते हैं? हम लोगों का सिस्टम है कि जिस परिवार का मंथली इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, हमारी जो टीम बनी हुई है एक्सक्लूसिव, वो घर घर जाती है। जब कोई बच्चा हमारा रजिस्ट्रेशन कराता है तो हमारी टीम उसके घर पे जाएगी, उसकी पूरे घर को चेक करेगी, उसकी सैलरी चेक करेगी। अगर वाकई में ही गरीब है तो हम उस बच्चे को अपने यहाँ एडमिशन दे देते हैं। नहीं, गरीब की परिभाषा क्या रखी है? जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं वो कहाँ से हैं? झुग्गी झोपड़ियों से हैं, और जो कि जिनके माँ बाप बहुत बीमार हैं, जिनके पास इलाज को पैसा नहीं है, और मंथली इनकम उनकी 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो लड़के हैं, अब सिर्फ छात्राएं विद्यालय में प्रवेश कर रही हैं, तो जो लड़के हैं उनके लिए भी कोई कार्य हो रहा है कि सिर्फ लड़कियों पर फोकस है, उन्हें भी एजुकेशन के लिए आप कुछ कहीं व्यवस्था कर रहे हैं? लड़कों के लिए मैं रूपा रघुनाथ प्रभु से कहना चाहूँगा कि ही हैव अ वेरी गुड आंसर फॉर दिस, कि वाई वी आर नॉट एजुकेटिंग बॉयज़। अभी लड़की लायबिलिटी है, लड़का असेट। ये एक वेरी डिफिकल्ट वर्ड इन इंग्लिश इज डाउरी। डाउरी नोबडी वांट्स टू मेंशन इट, कोई नहीं बात करना इसके लिए, बट ये है पूरा जगह भी डाउरी सिस्टम है। सो लड़की है, लड़की डाउरी देना चाहिए, लड़का डाउरी भी आना चाहिए। लायबिलिटी असेट। फिर मेरा एक्सपीरियंस कितना साल हो गया गांव में, वृंदावन के पास गांव में, कोई चौथी लड़की बीमारी है, कोई बात नहीं, देखना वो भी अच्छी हो जाएगा। पाइजा इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाना, दवाई कभी भी नहीं लेना। लड़का बीमारी है, जल्दी जल्दी डॉक्टर ले जा रहे, दवाई देना क्यों? असेट है ना, असेट तो ज़रूरी देखना पड़ेगा। बड़े कम शब्दों में मैं समझाना चाहूँगा, कहना चाह रहे हैं कि जो लड़की है वो हमारे यहाँ दहेज देती है और लड़का नहीं देता है। लड़कियों को लोग समझते नहीं हैं। जब लड़कियों को हम पढ़ाएंगे, जब वो अधिकारी बन जाएंगी, डॉक्टर बन जाएंगी, तो लोगों को यह समझ में आएगा कि लड़की भी जो है हमारी एसेट ही है। काफ़ी समय से आप काम कर रहे हैं, तो क्या बदलाव नज़र आया संस्था की शुरुआत में? अब काफ़ी बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं। जी, मतलब आप समझिए कि हम लोगों ने स्कूल ये 10 बच्चों से स्टार्ट किया था, आज 1500 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। और जहाँ तक कि हम 12th तक का हमारा स्कूल है, 12th के बाद भी 200 बच्चों की हर साल की एक ग्रेजुएशन की हम लोग फीस देते हैं। और सब बच्चे पढ़ के जो है वो अच्छी लाइनों में जा रहे हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई अधिकारी बन रहा है, बहुत अच्छा। नहीं, शुरुआत बड़ी अच्छी रही। कहाँ से सब सोच ये सब निकल के आई कि किस तरीके से हमें ये करना चाहिए, वृंदावन में ये सब करना चाहिए? वृंदावन को बहुत आवश्यकता है इस चीज़ की। वृंदावन में प्रॉब्लम ये है कि लोग 200 रुपये महीने भी अपनी लड़कियों पे खर्च नहीं करना चाहते हैं पढ़ाई के नाम पे। तो जब इस्कॉन टेम्पल के आगे या जगह जगह बिहारी जी पे हमने छोटी छोटी बच्चियों को भीख मांगते हुए देखा, तो हमको ऐसा लगा कि इन बच्चों को कौन सहारा देगा। तो उस दिन हमारे मन में विचार आया, और रूपा रघुनाथ प्रभु जो कि इसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, और हम लोग की कमेटी बनी। हम लोगों ने सोचा कि इस तरीके से हम लोग स्कूल शुरू करना चाहिए जो कि इन्हीं बच्चों को टारगेट करें जो जिनके पास खाने को भी नहीं है। तो वर्ल्ड लेवल पर वृंदावन विख्यात है, देश और दुनिया से लोग यहाँ वृंदावन आते हैं। यहाँ मंदिर, गेस्ट हाउस, होटलों की संख्या बढ़ रही है। क्या मानते हैं उन लोगों की भी जिम्मेदारी वृंदावन के प्रति है? समाज सेवी संस्थाएं चल रही हैं, उनको भी इस ओर आगे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। तो किस तरीके से आप सोचते हैं कि आप जिस तरीके से सिस्टम चला रहे हैं, क्योंकि हर संस्था दावा कर रही है कि हम लोग वृंदावन के लिए काम कर रहे हैं, कोई शिक्षा के स्तर पर दावा कर रहा है, कोई युवाओं को रोजगार के लिए बात कर रहा है, कोई यहाँ ट्रैफिक प्लान की बात करता है, कोई व्यवस्थाओं मंदिरों की बात करता है, लेकिन वो धरातल पर कुछ नहीं दिखता। तो क्या आप मानते हैं वो सब बातें हैं जो खोखली हैं, लेकिन धरातल पर अभी काम होना बाकी है? शासन और प्रशासन अगर थोड़ा साथ दे तो सब कुछ हो सकता है। संस्थाएं तो बिल्कुल काम कर रही हैं, लेकिन समस्या ये है कि शासन और प्रशासन साथ नहीं दे पाता है। जैसे कि मैं बंदरों की समस्या, एक बहुत बड़ी समस्या है वृंदावन को लेके। आप सोचिए कि हर 6 महीने में रीजनरेट हो जाता है, और वृंदावन में लगभग 50 से 60 हज़ार बंदर हैं। जो वृंदावन की वोटर लिस्ट है वो 75,000 लोगों की है सिर्फ। तो आप समझिए कि अगर ऐसा ही चलता रहा
तो आने वाले 3 साल के बाद जो बंदर है वो इंसान से ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या इसके लिए प्रयास नहीं किए गए सरकारी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर? आप सोचिए कि मैं लास्ट 3 साल से इस कार्यक्रम में लगा हुआ हूँ। वृंदावन में एक MRC वृंदा करके संस्था भी है, डॉक्टर अभिषेक शर्मा है, उनसे जुड़ा हुआ हूँ। लखनऊ के बहुत चक्कर हमने लगाए, लेकिन समस्या ये आती है कि कोई भी व्यक्ति इस समस्या को अपने पाले में नहीं रखना चाहता है। कभी DM साहब जो हैं वो नगर पालिका को दे देते हैं, वो DFO को दे देते हैं, और सबसे बड़ी जो समस्या है कि उस बंदरों को छोड़ा कहाँ जाए। अच्छा, वृंदावन में बंदर एक मुख्य समस्या है, लेकिन कभी कभी वृंदावन राजनीतिक मुद्दा भी, यहाँ वृंदावन के जो बंदर हैं राजनीतिक मुद्दा भी बन जाते हैं, तो जिसके कारण वो निराकरण वाली बात आप कह रहे हैं। हाँ। वो भी कहीं ना कहीं चुनावी, बिल्कुल चुनावी रंग, ये चुनावी कहना चाहिए कि घमासान में भी बंदर की समस्या नहीं बन पा रही। लास्ट 8 महीने पहले जब सरकार से परमिशन आ गई नगर पालिका के पास और इवन फंड्स भी आ गया, लेकिन वृंदावन में कार्यक्रम इसलिए हो पाता है क्योंकि वृंदावन में हर एक आदमी चाहते बंदर भी रहे, ये इसकी निशानी है। लेकिन थोड़ा बहुत रहे तो ठीक है, लेकिन आज सोचिए कि जो एक नुकसान है जो करोड़ों रुपए रोज का है, जो कि लोग को दिख भी नहीं पा रहा है, कि चश्मे ले जा रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं। वृंदावन में करीब 5 बच्चे मर चुके हैं जो बंदरों की वजह से मर चुके हैं। श्वेता जी, आपसे कुछ पूछ लेते हैं कि जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, तो ये जो जहाँ छेड़छाड़ या जैसी घटनाएं मासूम बच्चों के साथ होती हैं, हाँ। तो क्या असर उनकी ज़िंदगी पर रहता है जब वो युवा अवस्था में आते हैं? और देखा जाता है कि सिर्फ व्यक्तिगत लाभ और नुकसान को देखते हुए भी कई लोग आपसी विवाद को देखते हुए भी उन बच्चों को यूज करते हैं। कई बार कई घटनाएं आई हैं कि उन पर फर्जी मुकदमे अपने बच्चों को आगे लगा के दिखा दिया गया कि उनके आपस में जब विवाद चल रहा है 2 परिवारों में, और बच्चों को दिखा दिया गया कि इनके साथ यौन शोषण हुआ है, आप FIR दर्ज कीजिए। तो वो एक व्यक्तिगत जो झगड़ा है वो बच्चे के लाइफ में और उसकी मानसिकता में कितना प्रभाव पड़ता है? अच्छा, तो आपने मुझसे 2 सवाल करे हैं, तो मैं दोनों सवालों के एक-एक करके जवाब देती हूँ। तो पहला सवाल ये है आपका कि जो छेड़छाड़ की घटनाएं हैं या कहें यौन शोषण की जो घटनाएं हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंसा के जो अलग अलग तरह की परतें हैं, तो कुछ चीज़ों को हम भुला देते हैं, पर जब यौन हिंसा खास तौर पर ज़्यादातर हमारे जान पहचान के माहौल में होती है, वहाँ पर इंसान का विश्वास टूटता है समाज के प्रति। ज़्यादातर एक एजेंसी के एक सर्वे में सामने आया जाता है जो छेड़छाड़ और यौन शोषण की घटनाओं की शुरुआत किसी पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार यहाँ से होती है, और वो धीरे धीरे जब वो उसे अनदेखा करने लग जाते हैं तो वो घटनाक्रम बढ़ने लग जाता है। हाँ, तो यही बात है कि ज़्यादातर घटनाएं होती हमारे आसपास के जाने पहचाने माहौल में है, लेकिन हम उसे क्योंकि वही लोग हमें पसंद भी करते हैं, हमें प्यार भी करते हैं, हमें तोहफे भी देते हैं, उनके साथ हम तीज त्योहार भी बनाते हैं, और वही लोग हैं जो हमारा विश्वास या हमारी जो सीमाएं हैं उनका उल्लंघन करते हैं। जो व्यक्तिगत हर व्यक्ति की एक सीमाएं होती है उसका वो उल्लंघन करते हैं। तो इसके चलते ये होता है कि वो मानसिक प्रभाव पड़ता है, कई लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। कुछ लोग अगर उन्हें सही समय पे सही सपोर्ट मिल जाए तो वो इससे आगे भी दोबारा नए तरीके से ज़िंदगी की शुरुआत कर पाते हैं। और आपका दूसरा सवाल जो है कि फर्जी केस मैं कह सकती हूँ इस बात को कि इस तरह से चाहे वो महिलाओं के लिए जो भी कानून बने हैं या बच्चों के लिए बने हैं तो उसे कहते हैं कि फर्जी केस हो जाते हैं। तो जिस तरह से हमारे पास व्यवस्था है क्रिमिनल जस्टिस की जो प्रोसीडिंग्स रहती है, तो उसमें ये समझ पुलिस को भी है और मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी स्टेजेस हैं ये वहाँ पे खारिज हो सकती हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि आरोप लगाया कि फलाने इंसान ने FIR करने पहुँच गया, यहाँ असली केसेस की FIR नहीं होती है, तो नकली की हो जा रही है। तो यहाँ पर कुछ परिवारों या व्यक्ति विशेष के झगड़े का उस बच्चे पे मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ता है जब वो बाल अवस्था युवा अवस्था की तरफ बढ़ती है? तो क्या आपस में जब उनके दोस्तों में चर्चा नहीं होती होगी या परिवार में समाज में उन बातों की चर्चा होती होगी तो उनके मानसिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए आती है क्योंकि जो हमारा सामाजिक एक इसे कहेंगे कि एक वेब अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में जो कि सामाजिक धागे जो जुड़े हुए हैं, तो आप कैसा किसी को महसूस कराते हैं जबकि बच्चे को भी इवेंचुअली पता चलता है कि ये फर्जी था या फिर हमारी फलाने परिवार के साथ लड़ाई चली रही है, क्योंकि वो देखते आ रहे हैं। तो ये कोई एक दिन का इंसिडेंट नहीं होता इस तरह की चीज़ें, खासतौर पे जब फॉल्स केसेस की बात आती है।
नहीं तो उनकी परिवार की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, वो आपसी झगड़े में बच्चों को ना घसीटें, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, आपसी झगड़ा और बच्चों को आप वहाँ लेके आते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये है कि ये अगेन सामाजिक प्रॉब्लम है। जब तक हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जब तक हम इस हिंसा को ही नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी अपने बचाव में कर रहे हैं, तो जैसे परिवार या रंजिशें मिटाने के लिए कर रहे हैं, तो इसकी जो सीरियसनेस है, जो कि कितना गंभीर मुद्दा है, वो ना परिवार समझ पा रहे हैं, ना समाज समझ पा रहे हैं। तो उसके चलते जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि अगर हम काम करें इस पर, तो लोगों में बदलाव आएगा और समझेंगे कि ये फिजूल है। जब वृंदावन में आप यहाँ काफ़ी बच्चों के लिए मेहनत कर रही हैं, हाँ, बाल विवाह को नकारा नहीं जा सकता। हाँ। मैं वृंदावन की बात करूं तो वृंदावन और वृंदावन से जुड़े कई गांव ऐसे हैं जहां बाल विवाह की प्रथा अभी चल रही है। हाँ। तो उसके लिए आप क्या कुछ कर पाई हैं अभी तक? अगेन मैं व्यक्तिगत स्तर पर इस तरह से तो मैं बाल विवाह पर डायरेक्टली काम नहीं करी, क्योंकि मुझे फिर से मैं अगेन इसी पर आती हूँ। जैसे एक मुद्दा था जिसमें बच्ची के साथ में यौन शोषण का केस था, पुलिस में दर्ज हो गया, पर उससे जो सामाजिक हम मतलब सिचुएशन बनकर आई, वो ये परिस्थिति बनकर आई कि बच्ची की माँ अकेली है, दलित है, और गांव वाले छेड़ने शुरू कर दिए, लड़कों ने शुरू कर दिया छेड़ना। पर इसमें ये होता है कई बार बच्चियों को बहलाया फुसलाया जाता है, तो लेकिन पुलिस जब उस बहलाने फुसलाने की प्रोसेस को नहीं समझती, वो कहेगी ये अपने आप गई थी, इसकी मर्जी थी। तो वो जब ट्रांसलेट होके जब समाज में आती हैं ऐसी जानकारियाँ, तो वो लड़के छेड़ना शुरू कर दिए, तो उसकी माँ ने उसकी शादी करा दी। 14 साल की बच्ची, तो बाल विवाह हुआ है। तो आप कहना चाहें कानून की व्यवस्था में बदलाव जरूरी है, उन्हें घटनाक्रम का सही पहले जांच करनी चाहिए, उसे देखना चाहिए कि उसकी जांच के बाद जो पुलिस तक मामला आया है, हाँ, या फिर उनके संज्ञान में आया है, सामाजिक स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और व्यक्तिगत तौर पर उस बच्ची पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ये सिर्फ पुलिस की नहीं, ये हमारी मीडिया की भी जिम्मेवारी है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं बाहर। तो दर्शकों, अभी इस समय हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं श्वेता गोस्वामी जी, रूपा रघुनाथ जी और अवधेश अग्रवाल जी। यहाँ पर देखा जाए तो छात्राओं को लेकर और बच्चियों को लेकर मुख्य चर्चा इस समय चल रही है, और जो मेन मुद्दा इस समय चल रहा है वो यौन शोषण को लेकर चल रहा है। जारी रहेगी इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हमारा एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ, 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 मैं मथुरा हूँ। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस एक्सक्लूसिव टॉक शो में जिसका नाम है मैं मथुरा हूँ। इस वक्त मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं रूपा रघुनाथ जी, श्वेता गोस्वामी जी और अवधेश अग्रवाल जी। इस वक्त हमारे पैनलिस्ट में बैठे हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनूप शर्मा जी, जो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी अनूप जी। दृश्यम एक मूवी आई थी, लगता है कि शायद वो जिस पूरे काम से आप कनेक्ट हैं तो आपने वो शायद देखा होगा। अजय देवगन का एक मूवी था और वो बहुत अच्छे तरीके से एक सब्जेक्ट उसमें लिया गया। एक लड़की, एक गर्ल एक टूर पे जाती है, एजुकेशनल टूर पे, और वहाँ किसी तरीके का एक अजीब सा साइकी एक बॉय उसका कोई वीडियो ले लेता है जिसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं होती है, और उसके बाद वो लड़की, उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान होती है। हम लोग ये देखते हैं कि शायद इस तरीके के केसेस सोसाइटी में बहुत बढ़ रहे हैं, जहाँ पे लड़की गलत नहीं है बट एक अलग किस्म की साइकी रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा गलत हरकतें करते हैं, जिससे उसका वो और उसकी फैमिली पे बहुत गंदा इम्प्रेशन पड़ता है। आप जब चाइल्ड मोलेस्टेशन पर आप काउंसलिंग कर रही हैं, उन्हें एजुकेट कर रही हैं, तो क्या इस तरीके की चीज़ों को लोगों के घरों तक पहुंचाने में, बिकॉज़ कई बार हमारी जो संस्कृति या सोसाइटी है वहाँ बच्चों से इस तरीके की बात करने में पेरेंट्स हिचकते हैं, तो क्या प्लान सोचते हैं कि सोसाइटी को फिर कैसे एजुकेट करें? तो मुख्य रूप से ये है कि हम फ़ायदा क्या उठाते हैं लोग कि इसके ऊपर शर्म जो है, मुद्दे के ऊपर जो शर्म है, यौन शोषण के आसपास जो हमने शर्म क्या बनाया हुआ है पर्दा, उसका ही लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर हम इस शर्म को तोड़ पाए ज़्यादा से ज़्यादा आपस में इस बारे में बात करके, तो जो इसका फ़ायदा उठाते हैं इवेंचुअली वो समझ जाएंगे कि ये काम नहीं करेगा, ब्लैकमेल करना काम नहीं करेगा, क्योंकि अब लोग भरोसा करना सीख गए हैं। लोग अभी तक रहता है सवाल करना, तुम क्यों थी वहाँ, तुम उस समय पर क्यों गई थी, तुम समय देख लेती, कपड़े सही पहन लेती,
तो जब ये चीज़ें हट जाएंगी और सिर्फ मुद्दे पर बात होगी कि कपड़े कैसे पहने हैं, किस समय पर कहाँ है, ये मायने नहीं रखता, पर वो हिंसा मायने रखती है जो हुई है। तो जब ये समझ हम शेयर करेंगे तो इसी से जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं वो समझेंगे भी और पीछे भी हटेंगे। पेरेंट्स और बच्चे में तो डायलॉग बाय द वे चलिए मेंटेन हो भी गया, वहाँ हिचक भी हट गई क्योंकि उन्हें अपने बच्चे का करियर और फ्यूचर दिखता है, लेकिन सोसाइटी जिस तरीके से रिएक्ट करती है ये शर्म की शायद बहुत बड़ी वजह है। हाँ, कि उसके संग ऐसा हो गया, उसके बाद फिर गॉसिप्स होते हैं। हाँ। तो डू यू थिंक कि सोसाइटी शुड चेंज द माइंडसेट? टोटली। और उस पर सिर्फ ये कह देने से कि सोच बदलनी है नहीं होगा, वो सोच कैसे बदलनी है वो रास्ता भी हमें तैयार करना है और ये आइडेंटिफाई करना कि हम गलत सोच रहे हैं। पहले तो यही मान लेना कि हमारी सोच में एक परेशानी है, फिर सिर्फ कह देना कि सोच बदलेंगे पर जाए कहाँ। ये मानसिकता तो हमने बनाई है, मिलकर बनाई है, लेकिन इस मानसिकता से अब आगे कहाँ जाना है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं कि चीज़ों को देखने का नज़रिया बदले और किस तरह से देखें चीज़ों को। तो यहाँ अभी देखना है हमें कि जो कोई भी एक इंसान है उसके हकों को देखना है, लड़की के हकों को देखना है कि वो कितनी चीज़ों से रुक जाती हैं, जो डर हम बच्चों में भर देते हैं शुरुआत से ही, तो वो चीज़ को एड्रेस करना है शेयर करके। ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में और ढेर सारी श्वेतास की ज़रूरत है जो और लोगों को बात करें। मुझे लगता है सभी लोग ये करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन की एब्सेंस है, उसकी कमी है। तो जब हम शेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि हम सभी इस तरह से सोच रखते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सौरभ। अब स्कूलों में जाती हैं, वहाँ बच्चों को जागरूक, तो क्या क्या मुख्य समस्याएं सुनने को मिलती हैं? क्या बच्चों द्वारा कहा जाता है कि ये सब जो घटनाएं होती हैं किन किन कारण रहते हैं, और क्या परिवार में जब बातें होती हैं तो क्या बातें निकल के आती हैं? ज़्यादातर बच्चे खुलकर बात करते नहीं हैं, तो जब तक कोई एक केस होगा नहीं तब तक बच्चे इस बारे में, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों ने खुल के बात की हो, पर वो इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मतलब पहचान पाते हैं जब हम उनसे बात करते हैं। क्योंकि हम बच्चों को ये नहीं सिखा रहे कि तुम डरना सीखो, पर उन्हें ये समझना है कि निजी सुरक्षा के नियम समझने हैं और कैसे समाज में रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या ये एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए? सौरभ, हमारे वरिष्ठ साथी अरुण जी यहाँ पर बैठे हैं, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं। श्वेता जी, मैं देखता हूँ अक्सर करके कोतवाली में काफ़ी केसेस आते हैं, जैसे फेसबुक पे फ़ोटो वायरल हो गई या अश्लील फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुपों पर डाल दी गई, और वो लोग जब शिकायत करने वहाँ जाते हैं, कोतवाली लड़कियाँ या कम उम्र की बेटियाँ भी होती हैं उसमें, तो उनके परिवार वाले उनका साथ नहीं देते हैं। क्या कारण है और क्या होना चाहिए, उनके लिए क्या कहना चाहिए? ये कह देना कि परिवार वाले साथ नहीं देते बड़ा मुश्किल भरा ये है, क्योंकि फ़िलहाल में अभी एक केस है जिसमें एक बच्ची के साथ में यौन शोषण का केस है, पर उसकी खुद की माँ उसे बहुत मारती है, उस बात को समझती नहीं है। वो कहती है कि ये बात तूने उठाई ही क्यों? तो अब हम कहें कि खुद की माँ नहीं कर रही तो हम क्यों करें? तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि हम सब एक सोच जो है हमने बांटी है आपस में, तो हम माता पिता की सोच पड़ोसी अंकल से अलग नहीं है, क्योंकि सब एक तरह की सोच ही रखते हैं, लेकिन वहाँ पर सही कदम उठाना ज़रूरी है। और ये जानकारी अगर पुलिस में हो, काउंसलर्स के पास हो, तो वो हेल्प कर सकते हैं। पर एकदम से ये मान लेना कि अब परिवार वाले भी क्रांतिकारी रूप से परिवर्तित हो जाएंगे तो वो नहीं होगा। शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है तो रखना। बदलाव और जनरेशन गैप कैसे भरा जाएगा, क्या समाधान है सब? मुझे लगता है बात करने से और इस वही तरीके से कि प्रॉपर ट्रेनिंग हो, समय समय पर इस पर चर्चा हो, जैसे ये हमारी चर्चा होना भी वो गैप को कम कर रहा है। जिस तरीके से श्वेता जी का प्रोफाइल जाना कि आप बच्चों के सेक्सुअल हरासमेंट पर वर्क कर रही हैं, बहुत अच्छा कदम आपका है। सवाल मेरा यह है कि वृंदावन में जब आप बच्चों के लिए यौन शोषण पर काम कर रही हैं, तो समाज में ये विकृति जो आ रही है, कई बार हम टीचर्स के साथ अपने बच्चों को भेज देते हैं, विश्वास करके भेजते हैं, इंस्टीट्यूशंस में भेज देते हैं, तो एक एक्सपीरियंस और एक आंकड़े के मुताबिक ये भी आ रहा है कि जहां हम विश्वास करते हैं वहां बच्चे सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं। वृंदावन में भी ऐसे तमाम मामले आए हैं, मथुरा में भी ऐसे मामले आए हैं, और वो बच्चे एक एजिटेशन या किसी शर्म की वजह से घर पर नहीं कह पाते हैं।
तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके माध्यम से क्या कोई इस तरह की काउंसलिंग की जाती है, या फिर इस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि बच्चा सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हो रहा है और वो कह भी नहीं पा रहा है, और पुलिस भी इस मामले में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही है। 50% आंकड़े ऐसे हैं कि ऐसे मामले दर्ज नहीं होते हैं और बच्चे यौन शोषण का शिकार हो रहे हैं। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं, ये पहले से है और ये खुलकर सामने आ रही हैं लेकिन 50% मामले दब जाते हैं। हाँ। इसके लिए ये आपकी सोसाइटी आप वर्क कर रही हैं कि बच्चा अपनी बात को कह नहीं पाता है, अगर पेरेंट्स भी उस बात को क्योंकि रिलेशन है तो दबा के रखते हैं, तो आप इसके लिए क्या कुछ प्रयास आपका चल रहा है? इसमें भी अगेन मेरा जो काम करने का तरीका है उसमें ये मैं कभी नहीं समझती कि काम मेरे ऊपर केंद्रित हो जाए, पर वो सब में बटे, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। तो जो काम करने का जो प्रेरणा है वो इस तरह से है कि हम समाज को इस तरह से विकसित करें, या ट्रेनिंग्स पेरेंट्स के साथ में करें, लोगों के साथ में करें, ताकि वो एक जिम्मेवारी उठा सके, क्योंकि ये हम सब का मुद्दा है और इसको समझ सके। ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी हम अगर इस पे काम किया जाए तो ये हम सुलझ सकती है। सिर्फ ये ज़रूरी है कि हम इसे पहचानें और अपनी जिम्मेवारी को समझें। वृंदावन में अभी तक आप कितने ऐसे मामलों को पुलिस में दर्ज करा चुकी हैं कि जो बच्चे यौन शोषण का शिकार हुए? मैं गिनती के हिसाब से 5 है जो ऐसे निजी मामले हैं जिनमें मैं अभी तक खुद से जुड़ी हुई हूँ, और लेकिन हाँ, अगर पुलिस के पास जो गए हैं वो 5 ही केसेस है जिनसे मैं जुड़ी। आप ये बखूबी जानती होंगी कि जो बच्चे सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होते हैं, FIR दर्ज होती है, तो वो पॉक्सो एक्ट जो नया आया है उसमें उन्हें कुछ सरकार की तरफ से सहायता मिलती है आर्थिक। तो क्या आपके माध्यम से अभी तक ऐसे बच्चों को मिल पाई है? वो सारे बच्चों को नहीं मिलती है, अगर उसमें SC/ST एक्ट भी लगता है तभी अभी तक जो 5 केसेस है उसमें से 3 केसेस में अपने आप ही जब वो कोर्ट तक केस गया है वहाँ पर पैसे मिले हैं, उन्हें मुआवजा मिला है। जैसा कि बाल यौन शोषण को लेकर आप लगातार जो है अभियान चला रही हैं और लगातार उन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ती हैं, क्या शासन और प्रशासन और पुलिस आपकी इसमें मदद करता है कहीं ना कहीं उनकी? यदि मान लीजिए आप वहाँ पर नहीं हैं, आज मान लीजिए आप वहाँ पर नहीं हैं और एक पीड़ित व्यक्ति जो थाने पर जाता है, तो क्या उसकी मदद संभव है? ऐसा कुछ आपको लगता है, या बिना NGO या NGO के साथ लेने से जो उनको मदद मिलती है? क्या कुछ कहेंगी? दूसरा प्रश्न मैं करूँगा हम अपने जो है जो अवधेश जी से प्रश्न ये करना चाहूँगा, आपके यहाँ पर बड़े पैमाने पर बच्चियाँ जो है निःशुल्क रूप से पढ़ रही हैं। मैंने सुना भी ये है कि वहाँ पर लगभग 1000 की अभी वेटिंग भी वहाँ पर चल रही है। जो बच्चे ये चाहते हैं कि आपके स्कूल में वो जो एडमिशन लें और एक बेहतर से बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकें, तो क्यों ना उन बच्चों को भी लिया जाए जो 1000 के लगभग बच्चे हैं और जो वहाँ पर आपके स्कूल में भर्ती होना चाहती हैं। क्या एक सीमित संसाधन है आपके जिसकी वजह से आप उनको नहीं ले पा रहे, या और भी इसके पीछे कुछ कारण है? दोनों से ही 2 अलग अलग प्रश्न। जो मेरा अनुभव रहा है उसमें एकदम से मदद नहीं मिली है, तो जब तक आप ऊपर तक गुहार नहीं लगाते, ये माना जाए श्वेता जी कि जब तक कोई NGO या आप जैसा कोई जिम्मेदार व्यक्ति उन पीड़ित बच्चों के साथ खड़ा नहीं होता, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और पुलिस जो है मदद नहीं करती और वो जो है पीड़ित व्यक्ति इधर से उधर घूमता रहता है, और इसी वजह से अधिकांश लोग जो है अपनी शिकायत लेकर थाने पर अथवा प्रशासन के पास नहीं जा पाते और उन बच्चियों की बातें घरों में ही दब कर रह जाती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, तो मैं इससे आगे नहीं कहूँगी, आपने जो बात रखी है वही बात है। जैसा कि आपने पूछा कि 1000 बच्चे जो हमारे यहाँ वेटिंग लिस्ट में हैं जिनको कि हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि सीमित संसाधनों की वजह से वो कारण है। और जैसा कि आपको पता है कि एक NGO है और हर एक बच्चा यहाँ पे स्पॉन्सर होता है, जो कि 50 रुपये पर प्रतिदिन हम एक स्पॉन्सर लेते हैं किसी व्यक्ति से। तो सीमित स्पॉन्सर होने की वजह से और सीमित संसाधनों की होने की वजह से हम बच्चों को भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर समय लगेगा, लेकिन हमारा टारगेट 5000 बच्चों का है। ये जो जनरेशन गैप है, जो परिवार में बच्चियां बता नहीं पाती कि उसने हमारे साथ छेड़छाड़ की है, ये किए, तो सब विद्यालय में भी निकलकर बात सामने आती होगी, तो क्या वो गैप विद्यालय में भी नज़र आता है बच्चियों को? नहीं, विद्यालय में ऐसा देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है एजुकेशन। जब बच्चा एजुकेट हो जाता है तो उसको हर एक चीज़ अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है। तो हम लड़कियों को इसलिए पढ़ा रहे हैं
कि उनको अच्छे बुरे की सोच आए, और जो जनरेशन गैप है वो अपने माँ बाप के संग में, जो कि माँ बाप उनके पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे बातचीत करके और आने वाले समय को अच्छा करें और सोच को बदले, अपनी भी और माँ बाप की भी। मेरा क्वेश्चन रूपा रघुनाथ प्रभु जी से है। आप लोग रोड साइड से पिकअप करते हैं बच्चों को और फिर उनकी ज़िंदगी बनाते हैं, तो क्या कभी अब सवाल को अगर सुने तो मैं उसमें क्या लगा देता हूं और सजेशन समझे तो उसको सजेशन पे, कि मैं काफ़ी समय से हम लोग चैनल को चला रहे हैं, अरुण यहाँ काम करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि आपके यहाँ से जो बच्चे पिछले पास्ट ऑफ द ईयर से आगे जाके जहाँ इस्टेब्लिश हो गए या उनकी पूरी शक्लो सूरत और उनकी माइंडसेट बदल गया, उनका तौर तरीका बदल गया, हम उन्हें एक समय समय पे उन्हें प्रोजेक्ट क्यों ना करें, हम उन्हें दिखाएं कि वो कहाँ थे और आज कहाँ पहुँचे, और ऐसे करके पीछे से भी लोग सोचें कि वो भले ही फूड फॉर लाइफ द्वारा संचालित इंस्टीट्यूशन में ना सही, कहीं भी सही, बच्चों को पढ़ाने की तरफ प्रेरित करें। आप लोगों का मैं सोचता हूँ कि मैं उसको कह सकता हूँ कि एक एल्बम बने जिसमें बच्चे सामने आए कि क्या थे और क्या हुए। हमारे पास इस तरह की वीडियो बनी हुई हैं जिसमें कि हम बच्चे को दिखाते हैं कि बच्चा एक सड़क के किनारे बैठा हुआ है, भीख मांग रहा है, और अब वो जेल यूनिवर्सिटी में BBA कर रहा है। उसकी पूरी लाइफ की हिस्ट्री भी दिखाते हैं और बहुत तरह की फोटोग्राफ। कई बार तो बहुत से लोग इसका बहुत सारे यूज़ कर लेते हैं। हम सिर्फ इसको एक मॉरल के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर, मेरा सवाल, आप अगर एल्बम बनाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम बना सकते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, जिससे कि हमारे NGO को देख के जिले के अंदर और भी NGO खुले जो कि हमसे प्रेरित हों। इस स्कूल में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बनी हुई है, तो जो कि बच्चों के जो भी मुद्दे हैं यौन शोषण के या निजी मानसिक रूप से अगर वो परेशान हैं, तो ये स्कूल में एक टीम बनी है जहाँ पर बच्चे आकर अपनी मन की बात रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों की परेशानियों को सुना जाता है, समझा जाता है और निवारण किया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो हमारे इंटरनेशनल स्कूल्स में भी मौजूद नहीं है, जो कि होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात, इसके लिए एक बात तो तालियां होनी चाहिए दर्शकों। मैम, जैसे आपने बताया कि आप लोग अपने ट्रस्ट के थ्रू सभी गर्ल्स की हेल्प करती हो, तो जैसा हमने देखा कि जो एसिड अटैक्स जो हो जाते हैं गर्ल्स के ऊपर, तो उनकी फैमिली के अलावा आपके ट्रस्ट से उनको क्या हेल्प मिलती है? नहीं, मैं इस चीज़ पर काम नहीं करती हेल्प देने पर मैं काम करती हूँ कि ऐसे एसिड अटैक ना हो उस पर। तो ऐसे हम समाज में लोगों को जागरूकता का काम करते ताकि जो भी नवयुवक है जो इस तरह की हरकतें कर जाते हैं आवेश में आके, वो ये समझें कि वो कितना गंभीर अपराध कर रहे हैं, किस तरह से एक जीवन को ख़त्म कर रहे हैं सिर्फ अपने आवेश में। तो ये चीज़ें समझाने का हमारा मेन काम है ताकि मूल से ही चीज़ें जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो। चलिए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, एक आखिरी सवाल दीपक जी की तरफ से। दीपक जी। रूपा रघुनाथ सर से मेरा एक प्रश्न है। सबसे पहले तो उनको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। निश्चित जो है ये ब्रज भूमि, कान्हा की भूमि जो है विदेशी भक्तों को अपने ब्रज में खींच लाती है और आप उसका उदाहरण है। इटली में आपका जन्म हुआ। आज देखा यह जा रहा है कि भारतवर्ष के लोग जो है हमारी जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अपनाने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग जो कहीं ना कहीं जो हमारी हिंदू पद्धति है, यहाँ की सनातन संस्कृति है, उसको अपनाने जा रहे हैं। आप ब्रज में आए, वृंदावन में आपने वास किया और यहाँ बिल्कुल रम गए, आप ब्रजवासी हो गए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। ऐसा भाव आखिर आप में कैसे आया? विदेशी वर्ल्ड, इटली में, UK, USA, सब लोग सोचना ये लाइफ क्या है, सब दुखी है, पैसा बहुत ज़्यादा, सब चीज़ ज़्यादा है, ज़्यादा मच्छर नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं, बट सब दुखी है। कहीं ना कहीं आपको जो है ये भारत सही लगा? हाँ, हमें ये स्टार्ट से न विदेशी में सब सोचना मेरा लाइफ क्या करते, यहाँ क्यों है, दुनिया क्या है, फिर ही से विदेशी कोई आंसर नहीं मिलेगा इससे। फिर इसे इंडिया आई थी बहुत साल पहले, और इंडिया आई थी और स्पिरिचुअलिटी ही तेरी पूरा दुनिया स्पिरिचुअल है। सो इससे शुरू कर दिया मेरा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, गुरु मिल गया इस्कॉन के पास। बट फिर उस टाइम में बहुत ज़्यादा देखना पॉवर्टी यहाँ ज़्यादा। सो शिला प्रभुपादा इस्कॉन का फाउंडर, उनको बोल दिया वेस्ट is very wealthy,
and is very healthy, but is blind. So India, he can see and is very intelligent, but is lame. So you say if you take India and you put it on the shoulder of the West, then you have a perfect combination. बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दर्शकों, तो हमारे साथ रहे रूपा रघुनाथ जी, श्वेता गोस्वामी जी और अवधेश अग्रवाल जी। श्वेता जी से हमने जाना कि वो सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ी हुई हैं और किस तरीके से बालिकाओं के हक के लिए और यौन शोषण की शिकार बालिकाओं के लिए उनके साथ वो काम कर रही हैं। अवधेश जी ने बहुत अच्छी एक बात बताई, 10 बालिकाओं से शुरुआत की थी, आज 1500 छात्राएं उनके स्कूल में हैं और 5000 का उनका लक्ष्य है। एक बहुत अच्छी बात रूपा रघुनाथ जी ने भी कही कि दुनिया के वो इटली से बिलोंग करते हैं बेसिकली, वहाँ पर मच्छर नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा गंदगी नहीं है, लेकिन लोग वहाँ पर दुखी हैं। तो लोग सुख की तलाश में कहीं से भी आते हैं तो वृंदावन आते हैं। तो इसी तरीके की और चर्चाएं, इसी तरीके के और मुद्दों को लेकर, वृंदावन से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर जारी रहेगी हमारी एक्सक्लूसिव टॉक शो में ये चर्चाएं, ये डिबेट्स। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम मैं मथुरा हूं। नमस्कार। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।